फ्रेंड्स, मैं हूं महेश मातो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत इकाई 4 अध्याय 10 में मानव बस्ती के तहत नगरीय बस्ती के बारे में जानेंगे। मानव बस्ती के अंतर्गत यह तीसरा लेक्चर वीडियो है। इससे पूर्व हम लोग पहले भाग में पहला पार्ट में देखे थे कि ग्रामीण बस्ती क्या है, मानव बस्तियों का वर्गीकरण के आधार कौन कौन से हैं, भारत में नगरीय बस्तियों का निर्धारण कैसे किया जाता है, उपनगरीकरण क्या है, मानव बस्तियों के प्रकार क्या है, सहत तथा प्रकीर्ण बस्तियों में अंतर क्या है। इसके साथ साथ ही हम लोग मानव बस्ती के अंतर्गत दूसरे पार्ट में ग्रामीण बस्तियों से संबंधित कुछ विषय बिंदुओं के बारे में जाने थे, जिसमें से ग्रामीण बस्ती क्या है या ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं, ग्रामीण बस्तियों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, ग्रामीण बस्तियों के वर्गीकरण के आधार कौन कौन से हैं, ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप कौन कौन से हैं तथा ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं कौन कौन सी होती है। इसके विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग मानव बस्ती के अंतर्गत तीसरे भाग में तीसरा पार्ट में नगरीय बस्ती की कुछ महत्वपूर्ण विषय बिंदुओं के बारे में जानेंगे। आज के इस सेशन में हम लोग मानव बस्ती के अंतर्गत नगरीय बस्तियों के तहत निम्न महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में जानेंगे। जैसे नगरीय बस्तियां किसे कहा जाता है, विश्व में नगरीय जनसंख्या का विकास किस प्रकार से हुआ है, नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण के आधार कौन कौन से हैं, नगरीय बस्तियों की अवस्थिति या स्थिति कहाँ पर विकसित होती है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि नगरों के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। तो चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आज के पहले विषय बिंदु की ओर। पहला विषय बिंदु है नगरीय बस्तियां किसे कहा जाता है या नगरीय बस्तियां किसे कहते हैं। तो वैसे मानव बस्तियों को नगरीय बस्तियां कहा जाता है जहां के अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यकलापों में संलग्न होती है। अर्थात वैसी बस्तियों को नगरीय बस्तियों की श्रेणी में रखा जाता है जहां ज्यादातर कार्यशील जनसंख्या द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ व्यवसाय जैसे विनिर्माण उद्योग, व्यापार, सेवा, परिवहन एवं संचार में लगे होते हैं। तो नगरीय बस्ती किसे कहा जाता है, वैसे बस्तियों को नगरीय बस्ती कहा जाता है जहां की अधिकांश जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न होती है, जहां जनसंख्या का आकार एवं घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। तुलनात्मक मतलब ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है। लोगों में साक्षरता दर एवं जीवन स्तर उच्च पाया जाता है। आधारभूत संरचना सुदृढ़ होती है तथा उच्च पदानुक्रम कार्यों को किया जाता है। साथ ही साथ ये प्रशासनिक केंद्र भी होते हैं। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु है विश्व में नगरीय जनसंख्या का विकास किस प्रकार से हुआ है। प्राचीन काल से हम लोग देखेंगे। हालांकि प्राचीन काल में सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे विकसित नगरीय बस्ती के रूप में जानी जाती थी, किंतु हम लोग अति प्राचीन काल में नहीं जाएंगे। पिछले कुछ दशकों से नगरीय बस्तियों के आकार तथा उसकी संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। विश्व के प्रथम नगरीय बस्ती ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन थी। लंदन पहला नगरीय बस्ती था जिसकी जनसंख्या 1810 ईस्वी तक 10 लाख हो गई थी। 1882 ईस्वी तक लगभग 175 नगर ऐसे थे जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। वहीं 1800 ईस्वी में विश्व के केवल 3% जनसंख्या नगरीय बस्तियों में निवास करती थी, जबकि वर्तमान समय का तात्पर्य 2017 में लगभग 54% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। यहाँ पर इस टेबल के माध्यम से विश्व के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत में वृद्धि को दर्शाया गया है। देखते हैं वर्ष 1800 ईस्वी में कुल नगरीय जनसंख्या में 3% लोग नगरों में निवास करते थे। 1850 ईस्वी में 6% हो गई। 1900 ईस्वी में 14% लोग नगरों में रहने लगे। 1950 ईस्वी में 30% लोग नगरों में रहने लगे। 1982 ईस्वी में 37% जनसंख्या विश्व की
कुल जनसंख्या का 37% भाग नगरों में निवास करने लगी। 2001 में टोटल जनसंख्या का 48% हिस्सा नगरों में रहने लगी। वहीं 2017 में यह बढ़कर के 54% जनसंख्या हो गई जो नगरों में निवास करती है, और वर्तमान समय में यह 54% से अधिक जनसंख्या जो है वह नगरीय बस्तियों में निवास करती है। अगले विषय बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय बिंदु है नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण के आधार। नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण के आधार कौन कौन से हैं, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। नगरीय क्षेत्रों या नगरीय बस्तियों की परिभाषा एक देश से दूसरे देश में भिन्न पाई जाती है। अलग अलग देशों में अलग अलग आधारों को अपनाकर नगरीय जनसंख्या या नगरीय बस्ती को परिभाषित किया जाता है। विश्व में नगरों के वर्गीकरण के निम्न आधार को अपनाया जाता है। विश्व में नगरों के वर्गीकरण को निम्न आधारों को अपनाया जाता है, जैसे पहला जनसंख्या का आकार, दूसरा व्यवसायिक संरचना, तीसरा प्रशासकीय ढांचा और चौथा आकृति। इन चारों आधारों को हम लोग थोड़ा विस्तार पूर्वक से जानते हैं। पहला जनसंख्या का आकार, तो नगरीय क्षेत्रों की परिभाषित करने के लिए लगभग सभी देशों में जनसंख्या के आकार को आधार बनाया जाता है, परंतु नगरीय क्षेत्रों के लिए जनसंख्या के आकार का मापदंड अलग अलग देशों में अलग अलग अपनाया जाता है। विश्व के कुछ देशों में नगरीय क्षेत्रों के लिए जनसंख्या का आकार का मापदंड इस प्रकार है। जैसे स्वीडन में मात्र 250 व्यक्ति वाले स्थान को या 250 व्यक्ति वाले बस्ती को नगरीय बस्ती कहा जाता है। उसी तरह से फिनलैंड में भी 250 व्यक्तियों वाले बस्ती को नगर कहा जाता है। आइसलैंड में 300 व्यक्तियों वाले बस्ती को नगर कहा जाता है। कनाडा में 1000, वेनेजुएला में 1000, कोलंबिया में 1500 व्यक्तियों वाले बस्तियों को नगर कहा जाता है। वहीं अर्जेंटीना में 2000 जिन बस्तियों में निवास करते हैं लोग, उन बस्तियों को नगरीय बस्ती कहा जाता है। पुर्तगाल में भी 2000 निवास करने वाली बस्तियों को नगरीय बस्ती की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में 2500 व्यक्ति जिन बस्तियों में निवास करते हैं, वैसे बस्तियों को नगरीय बस्ती की श्रेणी में रखा जाता है। थाईलैंड में 2500, भारत जहां तक भारत की बात करें तो भारत में 5000 व्यक्तियों वाले बस्ती को नगरीय बस्ती की श्रेणी में रखा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व भी होना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ और भी कैटेगरी रखा गया है जिसके आधार पर नगरीय बस्तियों का निर्धारण किया जाता है। वहीं जापान देश को देखें तो जापान देश में सर्वाधिक 30,000 जनसंख्या से अधिक वाले बस्तियों को नगरीय बस्ती की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस आंकड़े से, इस टेबल से हम लोग को यह पता चलता है कि अलग अलग देशों में जो नगरों को निर्धारण किया जाता है जनसंख्या के आधार पर, वह अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। अगले आधार की ओर बढ़ते हैं। अगले आधार है नगरीय बस्ती को वर्गीकरण करने का, तो व्यवसायिक संरचना है। कुछ देश में जनसंख्या के आकार के अतिरिक्त आर्थिक कार्यकलाप के आधार पर नगरीय क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। जैसे भारत में 5000 जनसंख्या के साथ साथ कार्यशील जनसंख्या का 75% भाग गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होना चाहिए। वहीं इटली में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती कहलाने के लिए वहां की कार्यशील जनसंख्या का 50% भाग गैर प्राथमिक क्रियाओं में लगा होना चाहिए। अगले आधार की ओर बढ़ते हैं। अगला आधार है प्रशासनिक ढांचा। कुछ देशों में नगरीय बस्ती में वर्गीकृत करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को मापदंड के रूप में अपनाया जाता है। जैसे भारत में वे सभी स्थान जहां पर नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति हैं, नगर कहलाते हैं। इसके साथ साथ इन क्षेत्रों में 5000 से जनसंख्या भी अधिक होनी चाहिए और 4000 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व भी होना चाहिए। कुछ अन्य देशों में प्रशासनिक केंद्रों को नगर माना जाता है, चाहे वे आकार में कितने ही छोटे क्यों ना हो। जैसे लैटिन अमेरिका के ब्राजील, बोलिविया आदि में जनसंख्या का ध्यान नहीं रखते हुए
किसी भी प्रशासनिक केंद्र को नगरीय केंद्र या नगरीय बस्ती मान लिया जाता है जहां पर प्रशासनिक कार्य किए जाते हों। आकृति के आधार पर भी नगरीय बस्तियों को वर्गीकरण करने का आधार अपनाया जाता है। आकृति के आधार पर भी नगरीय बस्तियों को वर्गीकरण किया जाता है। एक नगरीय बस्ती रेखीय, वर्गाकार, तारा के आकार, अर्धचंद्राकार हो सकती है। वास्तव में किसी नगर की आकृति, वास्तुकला एवं भवनों की शैली वहां की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं की देन होती है। विकसित एवं विकासशील देशों के नगरों में नियोजन तथा विकास में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। विकसित एवं विकासशील देशों के नगरों में नियोजन तथा विकास में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। विकसित देशों में अधिकांश नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए हैं, जबकि विकासशील देशों में अधिकांश नगरों की उत्पत्ति ऐतिहासिक है तथा उनकी आकृति अनियमित होती है। चंडीगढ़ और कैनबरा नियोजित नगरीय बस्ती है। अगले विषय बिंदु की ओर बढ़ते हैं। नगरीय बस्तियों की अवस्थिति या स्थिति। नगरीय बस्तियों की अवस्थिति किन स्थानों पर होती है या नगरीय बस्तियों की अवस्थिति को प्रभावित कौन कौन से कारक होते हैं, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। नगरीय केंद्रों की अवस्थिति उनके कार्य के आधार पर निर्धारित होती है। नगरीय केंद्रों की अवस्थिति उनके कार्य के आधार पर निर्धारित होती है। एक पर्यटन नगर की स्थिति एक औद्योगिक नगर, सेना नगर, समुद्री पत्तन नगर की आवश्यक स्थितियों से भिन्न होती है। जैसे सामरिक नगरों का विकास ऐसे जगह पर होती है जहां पर प्राकृतिक रूप से सुरक्षा मिलती हो। वहीं पर खनन वाले नगरों के लिए खनिज का पाया जाना आवश्यक होता है। वहीं पर औद्योगिक नगरों का विकास उन्हीं स्थानों पर होता है जहां या जिसके आसपास कच्चे माल, शक्ति के साधन तथा बाजार उपलब्ध होते हैं। पर्यटन नगरों के लिए प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक आकर्षक दृश्य वाली भू आकृतियां अति आवश्यक होती है। वहीं पत्तन नगर के लिए पोताश्रय का होना जरूरी होता है। प्राचीन काल के नगरीय बस्तियों की स्थिति जल, गृह निर्माण की सामग्री एवं उपजाऊ भूमि निर्भरता पर निर्भर रहती थी। वर्तमान में भी इन कारकों का महत्व कम नहीं हुआ है। प्राचीन काल में जो बस्तियां विकसित होती थी वह जल, गृह निर्माण सामग्री एवं उपजाऊ भूमि पर निर्भर होती थी। वर्तमान में भी इन कारकों का महत्व कम नहीं हुआ है। वर्तमान समय में कुछ ऐसे भी स्थानों में नगरीय बस्तियों का विकास हो रहा है जहां पर जल, गृह निर्माण सामग्री, उपजाऊ भूमि आदि की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इन नगरीय क्षेत्रों में पाइपलाइन के द्वारा जल दूर तक पहुंचाया जा सकता है एवं यातायात के साधनों के माध्यम से गृह निर्माण सामग्री दूर के क्षेत्रों से प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान समय में कुछ ऐसे स्थानों पर भी नगरों का विकास किया जा रहा है जो जल वहां के लिए मायने नहीं रखता है, साथ ही साथ उपजाऊ भूमि भी कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है। वर्तमान समय में यातायात के साधनों के विकास के कारण वहां तक पाइपलाइन के माध्यम से जल की भी आपूर्ति की जाती है तथा भवन निर्माण सामग्रियों को भी पहुंचा करके नगरों को स्थापित किया जाता है। नगरों के विस्तार में स्थान के अलावे उनकी स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के निकट स्थित होता है उनका विकास तेजी से होता है। क्या होता है? नगरों के विस्तार में स्थान के अलावे उसकी स्थिति, नगर की स्थिति कहाँ पर है, यह भी काफी महत्वपूर्ण या मायने रखता है नगर के विकास के लिए। अगर कोई नगर व्यापारिक मार्ग के निकट स्थित है तो उसका विकास बहुत तेज गति से होता है। अगला विषय बिंदु है नगरों के कार्य। यद्यपि बड़े नगरों में बहुत सारे कार्य किए जाते हैं किंतु उस नगर का नाम किसी विशेष कार्य के कारण प्रसिद्ध हो जाता है। जैसे जमशेदपुर, शेफील्ड औद्योगिक नगर के रूप में जाने जाते हैं। लंदन, कराची, विशाखापट्टनम पत्तन नगर के नाम से जाने जाते हैं।
उसी प्रकार से चंडीगढ़ प्रशासनिक नगर के नाम से जाने जाते हैं, और उसी प्रकार से अमृतसर हो या बनारस हो या प्रयागराज हो धार्मिक नगर के नाम से जाने जाते हैं। प्राचीन काल में नगरें प्रशासन, व्यवसाय, उद्योग, सुरक्षा एवं धार्मिक महत्व के केंद्र होते थे। प्राचीन काल में नगरें जो होती थी प्रशासनिक, व्यापारिक, औद्योगिक तथा सुरक्षात्मक एवं धार्मिक महत्व के केंद्र होते थे। वर्तमान समय में कई नई कार्यों जैसे मनोरंजन, यातायात, खनन, आवासीय तथा सबसे नई सूचना प्रौद्योगिकी कुछ विशिष्ट कार्य नगरों में संपन्न किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ कार्यों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से किसी भी प्रकार की आधारभूत संबंधी आवश्यकता नहीं होती है। वर्तमान समय में कुछ ऐसे नगरों का जो विकास हुआ है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित कुछ भी आधारभूत आवश्यकता नहीं होती है, जैसे मनोरंजन संबंधी नगर, यातायात, खनन, आवासीय जो नगर होते हैं वह विकसित हो रहे हैं। तो नगरीय कार्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यों से नगरें प्रसिद्ध होती है, नगरों को जाना जाता है। तो दोस्तों हम लोग आज मानव बस्ती के अंतर्गत तीसरे लेक्चर वीडियो में नगरीय बस्तियों के निम्न बिंदुओं के बारे में जाने, जैसे नगरीय बस्तियां किसे कहा जाता है, विश्व में नगरीय जनसंख्या का विकास किस प्रकार हुआ है, नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण के कौन कौन से आधार को अपनाया जाता है, नगरीय बस्तियों की अवस्थिति या स्थिति किन स्थानों पर की जाती है, किन स्थानों पर नगरों की विकास होने की संभावना होती है, इसके बारे में जानें। साथ ही साथ नगरों के कौन कौन से कार्य होते हैं उसके विषय में भी हम लोग जाने। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को मानव बस्ती के अंतर्गत या नगरीय बस्ती से संबंधित लेक्चर वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।